आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज है 22 दिसंबर से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे उन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा मोबाइल ऐप को भी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा नासा का भी हाल ही में स्वाट मिशन चर्चा में रहा। ये स्वाट मिशन क्या है? इसके अलावा एसएसबी का स्थापना दिवस मनाया गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। और साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल बनकर के तैयार हो चुकी है। इसके अलावा और भी कुछ एक सवाल जैसे कि पाणिनि के कोड की डिकोड किया जाना, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, साथ ही साथ अगर बात करें COP15 के ऊपर जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में हम कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 14 दिसंबर को। इसी अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। भारत के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि भारत के हर कोनों में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएं। अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएं तो उन्हें ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी कि हाँ, यहाँ पर जैसे पेट्रोल टंकी आप देखते हैं वैसे ही यहाँ पर देख पाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन वर्तमान में मौजूद हैं। तो इसी को जानकारी के लिए ईवी या मोबाइल यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है इस विशेष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर। एक नया डेटा यहाँ पर यह है कि भारत के भीतर वर्तमान में 5151 कुल चार्जिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हैं वो हैं 5151 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, जिनमें सर्वाधिक अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य के भीतर हैं। कर्नाटक राज्य के भीतर कुल मिलाकर के जो सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन है नंबर 1 पर हैं और इनकी संख्या टोटल है 698। नंबर दो पर आता है आपका महाराष्ट्र। नंबर 2 पर आपका आता है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर आपका आता है दिल्ली। तो महाराष्ट्र के बाद नंबर 3 पर आता है आपका दिल्ली, जहां पर सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन है। बहरहाल लेकिन राज्य के भीतर कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर है? तो उत्तर आता है कर्नाटक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य है? तो इसका ठीक उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बाकी अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में रहा था कि इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है। ये बड़ा अहम सवाल उन दिनों में बहुत जरूरी था, अभी भी जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं जरूरी नहीं है। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है गुरुग्राम के भीतर, जहां एक साथ 100 चार्जिंग स्टेशन विकसित हो पाएंगे या 100 चार्जिंग स्टेशन एक साथ आप यूज कर पाएंगे। तो ये एक अलग तरीके का कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पॉट रहेगा। तो गुरुग्राम के भीतर भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है। 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ईवी से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए, जैसे कि भारत के भीतर पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की बस सेवा कहाँ शुरू करी गई थी? तो उत्तर आएगा दिल्ली के भीतर शुरू करी गई थी बस सेवा। इसके अलावा डबल डेकर बस सेवा कहाँ शुरू करी गई थी? तो डबल डेकर बस सेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल की डबल डेकर बस सेवा जो शुरू करी गई थी वो शुरू करी गई थी मुंबई के भीतर भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सेवा का संचालन किया गया था मुंबई के भीतर। पहली बस सेवा कहाँ संचालित की गई थी? तो दिल्ली के भीतर। ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, गुरुग्राम के भीतर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का भी क्या है? मुख्यालय भी गुरुग्राम के भीतर ही है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय पीएचडी छात्र, उनका नाम है ऋषि राज पोपट, जो आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो यही है ऋषि राज पोपट। इन्होंने अभी हाल ही में संस्कृत के प्रकांड विद्वान पाणिनि, जिन्हें आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो और इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो, प्रकांड विद्वान पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताब है, उस किताब का नाम है अष्टाध्यायी। ये बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती है कि अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण रचना है जो कि 8 अलग अलग खंडों में लिखी गई है। इस किताब के भीतर टोटल 3959 सूक्त हैं। टोटल सूक्त यानी कि व्याकरण संबंधित जो श्लोका हैं, ये टोटल कितने हैं? 2959 सूक्त हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके ऊपर ऋषि राज पोपट के बारे में, तो ध्यान रखना ऋषि राज पोपट ने ये जो पाणिनि कोड है इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे। और ये पाणिनि कोड या अष्टाध्यायी की जो व्याकरण संबंधित जो रचना है ये करीब करीब 2500 साल पुरानी है। 2500 ईयर पहले इस पाणिनि कोड को लिखा गया था और इस कोड को भी क्रैक किया है ये जो व्यक्ति हैं ऋषि राज पोपट के द्वारा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऋषि पाणिनि के बारे में, जो ये पिक्चर में आप ये देख पा रहे हो, ऋषि हैं पाणिनि। ऋषि पाणिनि को भाषाविदों का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखना कि भाषाविदों का पितामह किसे कहा जाता है? तो भाषाविदों का पितामह कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर आता है पाणिनि को। पाणिनि द ग्रेट
ग्रामेरियन। तो ग्रामर संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में भी हम किन्हें जानते हैं, इन्हें महर्षि पाणिनि को ही जानते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ऋषिराज पोपट के बारे में आप समझ गए हैं और पाणिनि कोड को क्रैक करने का जो रिकॉर्ड है वो ऋषिराज पोपट के नाम पर आ गया है। भारतीय पीएचडी छात्र हैं। एक क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऋषिराज पोपट का संबंध वर्तमान में किस विश्वविद्यालय से, यानी किस विश्वविद्यालय से भी वर्तमान में ये पीएचडी की पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पृथ्वी के जलखंड के आकलन के लिए जो जलराशि है पृथ्वी के भीतर, क्या कहते हैं आप कि पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा जलराशि का ही हिस्सा है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो पृथ्वी के जलखंड के आकलन के लिए, और ये जलखंड कैसा होगा, समुद्र के ऊपर भी होगा, समुद्र के ऊपरी हिस्से पर भी होगा, और साथ ही साथ जो भूमिगत जल है, तो ये दोनों श्रेणी में जो इसका आकलन है किसका, जलखंड का, इन आकलन के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम है स्वॉट। स्वॉट का अपना बाकायदा एक फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म आपके सबके सामने है कि सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी मिशन। ये आपका स्वॉट का मिशन है। इसे लॉन्च कौन कर रहा है, इसे लॉन्च कर रहा है नासा, अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी, उसका नाम है नासा। ये काम क्या करेगी, मैंने आपको बता दिया है कि ये जलराशि के आकलन के लिए काम करने का काम करेगी या प्रयास करेगी। इस मिशन का नाम क्या दिया गया है, स्वॉट मिशन दिया गया है। चंद दिन पहले ही हमने एक और मिशन पढ़ा था जो कि शनि के उपग्रह टाइटन के लिए लॉन्च किया गया था। उस उपग्रह का नाम था आपका ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रैगन फ्लाई सेट जो आपका मिशन है वो किसके द्वारा भेजा गया था, नासा के द्वारा भेजा गया था। किसके लिए भेजा गया है, तो शनि के उपग्रह टाइटन के शोध के लिए से भेजा गया है। किसे, उत्तर आएगा ड्रैगन फ्लाई। इसके अलावा मैंने आपको कई बार बताया है कि लूसी मिशन भी किसका द्वारा भेजा गया मिशन है, लूसी मिशन भी नासा के द्वारा ही भेजा गया एक मिशन है, जो एस्ट्रॉयड अर्थात क्षुद्र ग्रह, जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इनके पीछे चलने वाले और छोटे हिस्से, इन्हें ट्रोजन कहा जाता है। तो ट्रोजन के अध्ययन के लिए किसको लॉन्च किया गया था, लूसी मिशन को लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, तो नासा ने ही लॉन्च किया था। नासा की स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पेटा इंडिया ने सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, किसके लिए, 2022 के लिए। तो ये पिक्चर देख पा रहे हो, यही है सोनाक्षी सिन्हा। तो इन्हें ही पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। देखो आमतौर पर ऐसा होता है कि जो बहुत चर्चित चेहरे होते हैं उन्हें ही ऐसी सूची में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले आलिया भट्ट हों, वरुण धवन हों, ऐसे लोगों को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है या सम्मानित किया गया। इनके बारे में ध्यान रखना। बाकी ध्यान रखें, पेटा की जो स्थापना करी गई थी, वो पेटा की स्थापना करी गई थी 22 मार्च 1980 को। 22 मार्च 1980 को पेटा की स्थापना हुई थी। लेकिन जो पेटा इंडिया है, यानी कि पेटा हर अलग अलग देश में अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जैसे पेटा इंडिया हो या पेटा फ्रांस हो या पेटा जो भी हो, जो भी देशों के साथ में सर्कुलेट करती रहती है संस्था। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय यूएसए में है। पेटा का मुख्यालय यूएसए के भीतर एक जगह पड़ती है, नॉरफॉक। तो नॉरफॉक में इसका मुख्यालय है, किसका, पेटा का। स्थापना कब होती है, तो 22 मार्च 1980। और अभी वर्तमान में 2022 के लिए किसे पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, उत्तर आएगा सोनाक्षी सिन्हा को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 2032 के ओलंपिक के लिए सिंडी हुक को क्या चुना गया है, आयोजक समिति का सीईओ बनाया गया। देखिए, एक किसी खेल को आयोजन करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और उस कमेटी के जो चेयरमैन बनाई गई हैं, सीईओ बनाई गई हैं, चेयरमैन नहीं कहूँगा, सीईओ कहूँगा, उस कमेटी की जो सीईओ बनाई गई हैं उन्हीं का नाम है सिंडी हुक। जी पिक्चर में देख पा रहे हो, यही है सिंडी हुक। और 2032 के जो ओलंपिक होने हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने, कहाँ होने हैं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने हैं। और इसी को अच्छे ढंग से कराया जा सके, अच्छे ढंग से हो पाए, इसको ही ध्यान में रखते हुए सिंडी हुक को 2032 के ओलंपिक के लिए जो आयोजक समिति है, यानी जो ऑर्गेनाइज कमेटी है, उसकी सीईओ बनाई गई हैं। ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा इस बात को। बाकी अगर मैं ओलंपिक के बारे में बात करूं तो ओलंपिक के बारे में आपको पता है कि ओलंपिक में 5 अलग अलग प्रकार के रिंग होते हैं, जिनमें जो नीला कलर का रिंग होता है वो यूरोप को दिखाता है और सेल्फ अवेयरनेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। अफ्रीका काले रंग को दिखाता है, ये आपका ब्रेवरी का प्रतीक है। अमेरिका लाल रंग से दिखाया जाता है, ये काइंडनेस का प्रतीक है। एशिया पीले रंग से दिखाया देता है, इसे इनोवेशन का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया इंस्पिरेशन का प्रतीक है, जो कि हरे रंग से दर्शाया जाता है। अभी हाल ही में 2020 के ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक खत्म हुए, इनमें भारत का स्थान कितना रहा है, 48वां रहा है। कैसा रहा है, 48वां स्थान रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा अमेरिका, अर्थात यूएसए जो रहा है वो पहले स्थान पर रहा हुआ है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी रहेगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, एकमात्र जो गोल्ड जीता था वो किसने जीता था, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। बाकी जो सिल्वर मेडल था वो 2 लोगों द्वारा जीता गया था। कौन कौन वो लोग थे, पहला इनमें नाम आता है रवि दहिया का,
और दूसरा नाम आता है मीराबाई चानू का। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सिल्वर जीता था। इसके अलावा एकमात्र ऐसा खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था किसमें, भाला फेंकन में। तो नीचे नीचे एक कमेंट, एक क्वेश्चन और बताइए नीचे मुझे कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। पहली बार भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि भाला फेंक दिवस जो है ये किस तिथि को चयनित किया गया है, किस तिथि को मनाया जाएगा या मनाया जाता है। अभी एक बार मनाया जा चुका है, इसके बारे में आप ध्यान रखना, ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, एक बात और आपको जानकारी चलते चलते बता दूं कि 2020 के जो ओलंपिक ऑलरेडी हो चुके हैं वो टोक्यो में हो चुके हैं, अर्थात जापान में। इसके अलावा जापान के बाद ये ओलंपिक 2024 में होंगे, कहाँ पर, पेरिस के भीतर। 2024 में कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे। और 2028 में कहाँ होंगे, तो 2028 में इनका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा लॉस एंजलिस के भीतर, यानी कि अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किया जाएगा। और अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन संबंधित किससे है, आपका 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक से, जिसमें सिंडी हुक को आयोजक समिति का CEO बनाया गया है। उम्मीद करूंगा आपको इसके बारे में डेटा मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया गया है 20 दिसंबर को। इसके बारे में सीधी सी बात यह है कि मानव में एकता के भाव होने बहुत जरूरी हैं, और इस दिन को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2005 में प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी ये कह सकते हो 2005 में प्रस्ताव को पारित करने के बाद से क्या किया जा रहा है, इस दिन को मनाया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो मानव का एकत्रित होना या एकता उसमें दिखाई देना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके विशेष दिन 20 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता संरक्षण के ऊपर COP15 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के भीतर किया जा रहा है। इसके भीतर इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि ये प्रश्न कई बार सर्कुलेट हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, या मैं ही बता चुका हूँ, पूछा क्या जा चुका है, कई बार बता चुका हूँ कि COP15 का आयोजन अब की बार कहाँ किया जा रहा है, किसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। एक प्रश्न मेरे से आप पहले पूछ सकते हैं क्या कि अभी हाल ही में COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था, मिस्र में किया गया था। तो ये COP27 क्या है और COP25 क्या है, ये सॉरी 15 क्या है, जिसका आयोजन कनाडा में किया जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों को समझ लीजिएगा। जो COP27 है ये आपके जलवायु परिवर्तन पर काम करने का काम करती है, कि जलवायु परिवर्तन पर क्या क्या कैसे कैसे काम चल रहे हैं, कैसे कैसे सुधार करने की ज़रूरत है और क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। और जो COP15 है ये पूर्णतः बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पर केंद्रित रख करके इसे काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया जा रहा है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है चीन। ये ध्यान रखना, चीन की अध्यक्षता में COP15 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अभी चर्चा में आज क्यों है, क्योंकि यहाँ 190 से अधिक देशों ने जैव विविधता संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस हस्ताक्षर के बाद कहीं ना कहीं एक चरणबद्ध तरीके से 2030 तक यहाँ पर एक बात कही गई है कि 2030 तक हम पृथ्वी पर 30% भूमि का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, जिसका संबंध किससे होगा, बायोडाइवर्सिटी से होगा। 30% भूमि पर जो आपका होगा कहीं ना कहीं कैसा, जैव विविधता संरक्षण का काम किया जाएगा। कब तक, 2030 तक। ये बात ही आपको इंपॉर्टेंट है और यही बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। भारत में अगर बात करूं तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालयी भाग में सर्वाधिक जैव विविधता सघनता पाई जाती है। ये आपके बारे में या इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आप डेटा जरूर याद रखिएगा। और एक बात और मैंने आपको कल बताई थी कि COP15 के अवसर पर दुनिया की शीर्ष 10 परियोजनाओं में से भारत की नमामि गंगे परियोजना को चयनित किया गया है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनेगा कि बताइए COP15 के जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम में भारत की वो कौन सी परियोजना है जो दुनिया की टॉप 10 परियोजनाओं में शामिल की गई। उम्मीद करूंगा आपको ये बात जानकारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में SSB का स्थापना दिवस मनाया गया है, 20 दिसंबर को मनाया गया है। ध्यान रखना, SSB एक ऐसा बल है जो नेपाल तथा भूटान के बीच में कार्यरत रहता है, या नेपाल और भूटान की सीमाओं पर इनको नियुक्ति मिलती है। भूटान और नेपाल की सीमाओं के ऊपर इनको नियुक्ति मिलती है क्योंकि ये सबसे कम डिस्प्यूटेड कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया है। SSB जो काम करती है वो होम अफेयर अर्थात गृह मंत्रालय के अधीन रह करके काम करती है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। साथ ही साथ नीचे मुझे ये बता दें कि वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वर्तमान में SSB के महानिदेशक कौन है, हु इज़ द DG ऑफ SSB। तो महानिदेशक कौन है, नीचे मुझे बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए रह सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय मूल के लियो वाराडकर को आयरलैंड का पुनः प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखो ध्यान रखना, लियो वाराडकर इससे पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बतौर नेता के रूप में सबसे कम आयु के नेता के रूप में पहले वो शामिल होने वाले के भी रिकॉर्ड इन्होंने पहले ही बना रखा है।
अब भारतीय मूल के हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा कि आपसे पूछेगा कि लियो वाराडकर का संबंध किस देश से है, तो उत्तर आएगा आयरलैंड से इनका संबंध है। इससे अलावा आयरलैंड से ही लगते हुए ब्रिटेन में भी अभी हाल ही में भारतवंशी ही ऋषि सुनक क्या बन गए हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये भी भारतवंशी हैं। तो यही कह सकते हो कि भारतवंशियों ने दुनिया भर में बहुत सारा डंका बजा रखा है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर। तो एक प्रश्न आपके लिए ये भी है कि लियो वाराडकर कैसे हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और आयरलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री पद पर चयनित होने वाले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मिशेल ओबामा ने अभी हाल ही में एक किताब लिखी हुई, इस किताब का नाम है द लाइट वी कैरी। ये जो किताब आप देख पा रहे हो, ये पहली किताब, जो पहली कृति है, ये मिशेल ओबामा की द लाइट वी कैरी। देखो इस किताब का मतलब क्या है, इस किताब का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है लेकिन उसे पहचानने की आवश्यकता होती है, उसी पर आधारित ये किताब है द लाइट वी कैरी। इस पुस्तक को मिशेल ओबामा, ये बराक ओबामा जी की धर्मपत्नी जी हैं, इन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है। इससे पहले किताब लिखी थी बिकमिंग। ये इतनी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी गई, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई कि बताइए भैया कि बिकमिंग नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई थी मिशेल ओबामा के द्वारा। और नई पुस्तक आ गई द लाइट वी कैरी। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो सेशन कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करूंगा वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।